नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग पांचवा चैप्टर यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारतीय संविधान। अब इसमें है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये के.सी. व्हीलर से संबंधित है। किससे? के.सी. व्हीलर से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो किस देश से गृहीत की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलें। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से ग्रहण की गई है? तो यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसको। भारत की संघात्मक व्यवस्था पर किस देश से प्रभावित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार यह रूस के संविधान से लिया गया है। वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं, तो वह देश कौन सा है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं? तो ब्रिटेन है। कौन सा देश है? वो ब्रिटेन है। ठीक है, आगे चलें। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। तो भारत में संघ राज्य संबंध में समानता कहां से पाई जाती है? तो ये कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में पाई जाती है। ठीक है, कनाडा के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए, भाग एक है। भाग एक किससे संबंधित है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता भाग 2 में है और यह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और इसका अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक के बीच में है नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य देख लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद क्या है? 51 क। संघ भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राज्य अनुच्छेद 6 में है, राज्य भाग 6 में राज्य का जिक्र है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238, अनुच्छेद 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है, 239 से लेकर 242 तक अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, भाग 9 में पंचायत, भाग 9 पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 क से लेकर ड तक इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ड तक का उल्लेख है। 9A में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9A में
नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 य और 6 तक है। 9 ब में क्या है? 9 बी में सरकारी समितियां हैं। अनुच्छेद 243 य ज से य 9 तक है। ठीक है। भाग 10 यह अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक में इसका उल्लेख किया गया है। आगे चलें, भाग 11 देख लेते हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 12 यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक में इसका उल्लेख है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में इसका जिक्र किया गया है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। भाग 14 ए में अधिकरण से संबंधित है, 323 क से लेकर 323 ख तक। भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। अनुच्छेद 330 से 342 तक में उल्लेख है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक इसका उल्लेख है। भाग 18 यह आपात उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 यह प्रकीर्ण से संबंधित है। अनुच्छेद 361 से 367 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 369 से 392 तक में इसका उल्लेख है। 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यह अनुच्छेद 393 से 395 है। भाग 22 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे चलें। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष यह कब जोड़े गए थे? तो यह 1976 में जोड़े गए थे। संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब से पढ़ा जाने लगा? तो यह 42वें संविधान संशोधन से पढ़ा जाने लग गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पढ़ा जाने लगा ये। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द सम्मिलित नहीं थे 26 नवंबर 1949 को अधिकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आगे चलें। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ
इंडिया में। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? तो उद्देशिका कहलाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका को कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो किसमें वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को किसमें प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है तो धार्मिक न्याय नहीं उल्लिखित है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि आर्थिक न्याय भी उल्लिखित नहीं है। ठीक है, आर्थिक न्याय का भी उल्लेख नहीं है और धार्मिक न्याय का भी उल्लेख नहीं है इसमें। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को किसमें जोड़ा गया है? तो यह नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43A में। किसमें? अनुच्छेद 43A में किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो बाद में जोड़ा गया है क्या है? तो ये मुफ्त कानूनी सलाह है। क्या है? मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठित है, तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिष्ठित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना यह किसका उद्देश्य है? तो यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक नीति निर्देशक तत्व है, तो समान आचार संहिता एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये अस्पृश्यता उन्मूलन, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलें। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो केटी शाह के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा हैं, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये ग्रेनबिल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? ग्रेनबिल ऑस्टिन के द्वारा। आगे चलें। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया है, तो मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा लाया गया है।
संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार किसमें पाया जा सकता है? तो काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे किसका बाध्यकारी बल है? तो ये लोक मत का। किसका? लोक मत का। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकार से संबंधित जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति किसकी है? तो यह उच्च न्यायालय की। किसकी? उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 226। केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है, आगे चलें। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब समाविष्ट किया गया था? तो यह 1976 में समाविष्ट किया गया था। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से प्रभाव में आया? तो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया था। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। आगे चलें। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में किसे निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को। किसको? मौलिक अधिकार को। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, आगे चलें। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किसे समझा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समानता के अधिकार को समझा जाता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण किससे शासित होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। ठीक है, आगे चलें। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) ये अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 17 में कही गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। आगे चलें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं। तो किन 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो यह अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। किसमें? अनुच्छेद 22 में। हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किया जाने के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 22(1) के द्वारा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा है। तो किसने कहा है? तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में। किसमें कहा गया है? तो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाद में कहा गया है। ठीक है, आगे चलें। संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये क्या है?
तो ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे चलें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार निहित हैं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अधिकार अनिवार्य है। धर्म प्रचार, आगे चलते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार किस अनुच्छेद में किसमें सम्मिलित है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या आते हैं? तो ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये आते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक वैधानिक अधिकार है। क्या है संपत्ति का अधिकार? तो वैधानिक अधिकार है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन यह संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, आगे चलें। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। तो किस केस में की है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में किया है। ठीक है, आगे चलें। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलें। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता, वह कौन सा मूल अधिकार है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21। इसे 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलें। भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार यह संपत्ति का अधिकार नहीं है, यह एक वैधानिक अधिकार है। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार है। तो इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में इसको सम्मिलित किया गया था। अब आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है, अब संसदीय प्रणाली से संबंधित देख लेते हैं। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एक संसदात्मक प्रजातंत्र किस देश में है? तो यह भारत में है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। कब खिसकी है? तो 1980 के दशक में खिसकी है ये। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो किसमें होता है विधायिका का
कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो यह संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 253 में। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक। कितने दिन तक? 60 दिन तक। आगे चलें। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो मतलब यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। ठीक है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विवादों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो यह संसद बना सकता है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक है? तो शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है। तो 1 वर्ष में कितनी बार बैठक होना आवश्यक है संसद की? तो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को है। किसको? राष्ट्रपति को। धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो भारतीय संघ की विधायी शक्तियां ये भी संसद में होती हैं। भारतीय संघवाद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में होती है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है। आगे चलें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? किसके संबंध में हुई थी? देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किसके संबंध में हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। भारतीय संसद के संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक है। अब देख लेते हैं नए राज्यों का गठन वर्ष। नए राज्यों का गठन वर्ष देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ठीक है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात 1 मई 1960 में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में। और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। आगे चलें। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 में। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 में हुआ था। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। आगे चलें। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर
2000 में हुआ था इसका गठन। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 में इनका गठन हुआ था। ठीक है, अब राज्यसभा में संसद सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितनी है? तो देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5। ठीक है, आगे चलें। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3, उत्तराखंड में 3। ठीक है, नागालैंड में 1, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन सब में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1-1 है। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12, आंध्रा में 11, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब 1-1 हैं। अब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है, पुदुचेरी में कितनी है? 1 है, दिल्ली में कितनी है? 3 है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष, यह किसमें सम्मिलित होते हैं? तो ये संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर क्या निर्मित होती है? तो संसद निर्मित होती है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद निर्मित होती है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में 250। ठीक है, आगे चलें। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो किसको? विधान परिषद को। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किससे संचालित होता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है हमारे भारत में। ठीक है, आगे चलें। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कौन कर सकता है? तो यह भारत के प्रधान न्यायाधीश कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है। तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले? तो कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कम से कम 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष
एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि किसके आदेश पर निकाली जाएगी? तो यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाएगी। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत इसे अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। ठीक है, ओके। आगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यह भी राष्ट्रपति को है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति यह किसके द्वारा की जाती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो तो बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद कर सकता है? अनुच्छेद 160। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कैसी शक्ति है? तो एक न्यायिक शक्ति है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। यह 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसने कहा था? तो यह हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने। आगे चलें। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किसकी है? किस पर है? यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, तो वो कौन थे? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। यह भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आगे चलें। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकती है? तो यह संसद कर सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का भाषण यह मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां रखा जाता है? तो केवल राज्यसभा में रखा जाता है। भारत के लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य
एवं राज्यसभा के सदस्य यह उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, भारत के लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य किसे मनोनीत या निर्वाचित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को मनोनीत या निर्वाचित करते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 326 है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, तो कितने सदस्यों के सहमति की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्तुत करने के लिए? तो कम से कम 50 सदस्यों की। कितने? कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलें। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है, तो यह लोकसभा में स्थापित किया जाता है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये उन्नाव है। कौन सा? उन्नाव। आगे चलें। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना यह प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो P.A. संगमा थे। कौन थे? P.A. संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो G.V. मावलंकर थे। कौन थे? G.V. मावलंकर। और यह भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो G.V. मावलंकर। और इन्हीं के खिलाफ सब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहले स्पीकर ये थे। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? तो सत्रावसान काल कहते हैं। लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है। कब से होती है? तो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना से तात्पर्य क्या है? देखिए, लोकसभा के सत्र की समाप्ति करने से तात्पर्य क्या है? तो ये सत्रावसान करना। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन मनोनीत करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। ठीक है, आगे चलें। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? किस राज्य में कितनी है लोकसभा में सदस्यों की संख्या?
तो देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 29, कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, असम में कितनी है 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और हिमाचल प्रदेश में कितनी है तो 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघालय में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, तेलंगाना में 17, केरला में 20, उड़ीसा में 21, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25 और गुजरात में 26। ठीक है, अब इसमें झारखंड में कितनी है 14 और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम इसमें कितनी है 1-1 सीटें हैं। अब संघीय केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं कि इसमें कितनी लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 और लक्षद्वीप में 1। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत कौन आता है तो लोकसभा सचिवालय आता है। ठीक है, कौन आता है तो सीधे लोकसभा सचिवालय आता है। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है तो इसे इरलीडिंग द फ्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो इरलीडिंग द फ्लोर। विघटन नहीं होता तो किसमें विघटन नहीं होता तो राज्यसभा एवं विधान परिषद में विघटन नहीं होता है। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है तो 30 वर्ष है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है तो उनकी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो वह राज्यसभा होती है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कहां से हुए थे तो ये असम से निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे चलें। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर क्या गठित होती है तो संसद की लोक लेखा समिति गठित होती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से किसका निर्वाचन होता है तो ये लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 1 वर्ष होता है। कितना होता है 1 वर्ष। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जा सकता है तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जा सकता है। यानी संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किसके द्वारा लिया जा सकता है तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है तो कौन उपस्थित रहता है तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत में मंत्रिपरिषद क्या रख सकती है तो ये विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। क्या रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, यह मंत्रिपरिषद रख सकती है। कौन रख सकता है मंत्रिपरिषद। कटौती प्रस्ताव किससे संदर्भित है कटौती प्रस्ताव का संबंध
कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध किससे है? तो यह संघीय बजट से है। किससे? संघीय बजट से। राज्यसभा संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, तो धन विधेयक के विषय में सिफारिश कर सकती है राज्यसभा संशोधनों की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें धन विधेयक का आरंभ होता है, तो धन विधेयक का आरंभ किससे होता है? तो ये लोकसभा से होता है। इस समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है, तो ये लोक लेखा समिति का सदस्य अध्यक्ष यह विपक्षी दल से होता है। ठीक है, अब संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध से संबंधित देख लेते हैं। इसमें भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। किसका? सर आइवर जेनिंग्स का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो यह ए.के. अय्यर का है। किसका? ए.के. अय्यर का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है। सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना किसका अनन्य अधिकार है? तो यह राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। किसमें? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस सूची में हुआ है? तो यह 7वीं अनुसूची में हुआ है। किस अनुसूची में हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो वह भाग 11 है और अध्याय क्या है? 1 है। आगे चलें। यह कथन है कि राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह B.R. अम्बेडकर का है। किसका? B.R. अम्बेडकर का। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो यह बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब विधानसभा और विधान परिषद की संख्या, सदस्य संख्या देख लेते हैं राज्यों में कितनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी है? विधानसभा की सीटें 403 है और विधान परिषद की 99। पश्चिम बंगाल में केवल विधानसभा है, 294 सीटें। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288 हैं और विधान परिषद की सीटें 78 हैं। बिहार में विधानसभा की सीटें 243 हैं, विधान परिषद की सीटें 75 हैं। तमिलनाडु में केवल विधानसभा है, 234 सीटें हैं विधानसभा में। ठीक है, आगे चलें। पंजाब में केवल विधानसभा 117 सीटें हैं। हरियाणा में केवल विधानसभा है 90 सीटें। छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा 90 सीटें। झारखंड में विधानसभा 81 सीटें। उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, इसमें 70 सीटें हैं। और देख लेते हैं मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा की सीटें हैं, 230 सीटें हैं। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें। राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की। गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें
और विधान परिषद की 50 सीटें हैं। उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीटें, केरल में विधानसभा की सीटें 140, असम में विधानसभा की सीटें 126 हैं। ठीक है। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40, और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 40। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें 119 हैं और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। अब आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें 68 हैं। कितनी है? 68 हैं। मणिपुर में विधानसभा की सीटें 60, मेघालय 60, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40। मिजोरम में कितनी है? तो 40 है। गोवा में कितनी है? 40। गोवा में कितनी है? 40। और सिक्किम में कितनी है? 32। अब देखिए संघ शासित प्रदेशों में देख लेते हैं। तो संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीटें देखिए, जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं, पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। कितनी हैं? 30। और संघ शासित क्षेत्र में दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 70 हैं। आगे देखते हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है। लाभ का पद, लाभ का पद शब्द किसे परिभाषित, लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया गया है लाभ का पद। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है तो 1937 में स्थापित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसमें किया है? किस वाद में? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। कब? केशवानंद भारतीवाद 1973। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत किसका स्रोत है? तो ये न्यायिक व्यवस्था का स्रोत है। किसका स्रोत है? तो ये न्यायिक व्यवस्था का स्रोत है। ठीक है, आगे चलें। जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी? जनहित याचिका की शुरुआत यह एक न्यायिक पहल द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो न्यायिक पहल द्वारा। भारत में न्यायिक संक्रिया किससे संबंधित है? तो यह जनहित याचिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? 5 रिट याचिकाएं। कौन है? 5 रिट याचिकाएं न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है। तो क्या लागू की जा सकती है कार्यवाही लंबित होने की दशा में? तो उत्प्रेषण रिट। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे परमादेश कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह विदित है। तो यह किसमें विदित है? तो यह भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा विदित है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? तो यह भारत की संचित निधि से। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? तो यह संसदीय अधिनियम के द्वारा की जाती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं।
तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसके सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ठीक है। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में है। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है तो कौन सा अनुच्छेद है? 241। कौन सा अनुच्छेद है? 241। अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। सबसे अधिक बेंच किसमें है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन किसके द्वारा दी जाती है? तो यह भारत की संचित निधि से दी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। कौन सा मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इसका मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है तो कौन सी याचिका है वो? तो उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन करती है? तो ये संसद करती है। कौन करती है? तो संसद करती है। ठीक है। अब जिला प्रशासन देख लेते हैं। जिला प्रशासन से संबंधित देख लेते हैं। इसमें मेयर का कार्यकाल थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किससे संबंधित है? तो ये विकास खंड से संबंधित है। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है तो भाग 11A है। कौन सा? भाग 11A। ठीक है। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। पटवारियों, लेखपालों के कार्य की देखभाल कौन करता है? तो यह तहसीलदार करता है। भू अभिलेखन के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो यह पटवारी जिम्मेदार होता है। कौन? पटवारी। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट हुआ जो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय जिसमें अपील कर सकता है तो किसमें अपील कर सकता है? तो ये उच्च न्यायालय में। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो ये डीएम होता है। जिलाधिकारी कौन होता है? तो ये IAS होता है, यानी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है तो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था को कौन देखता है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह 1772 में सृजित किया गया था। कब? 1772 में। ठीक है। आगे देखते हैं। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य कौन करता है?
तो यह जिलाधिकारी करता है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? तो ये रजनी कोठारी ने कहा। किसने? रजनी कोठारी ने। भारत में जिला कलेक्टर का पद किसने सृजित किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब जिलाधिकारी के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि माप व लगान की वसूली करना, ठीक है, पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना, ठीक है। अब पुलिस अधीक्षक के कार्य देख लेते हैं। कानून व्यवस्था की रक्षा, अपराधियों को सजा दिलवाना। जिला न्यायाधीश के कार्य, विवादों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्य, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना और परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि व्यवस्था करना। मुख्य विकास अधिकारी के कार्य, विकास की योजना को लागू करना और विकास योजनाओं की देखरेख करना। जिला विद्यालय के निरीक्षक के कार्य, माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, अब इसको देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये बड़ी है। अब नगर निगम से संबंधित देख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा है, पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी देख ले। नगर निगम के 3 प्राधिकरण है, परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। नगर निगम कर, ये चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर, विज्ञापन कर, प्रेक्षागृह कर, पशुओं पर कर, पार्किंग शुल्क, व्यापार कर, ये सब नगर निगम के कर में आते हैं। नगर निगम के कार्य क्या हैं? अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड, सड़कें, ओवरब्रिज, ठोस अवशिष्ट, पार्क, शिक्षा, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जन्म और मृत्यु का विवरण, ये नगर निगम का कार्य है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(1) है। नगर निगम के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो 1/3 है। कितनी है? 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आगे देखते हैं। भारत में, एक मिनट, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना किसका उद्देश्य है? तो यह पंचायती राज का उद्देश्य है। किसका? पंचायती राज का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? तो लिंग और जाति, ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो स्थानीय मेलों पर कर है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, तो कृषि आय पर कर, यह ग्राम पंचायतों का साधन नहीं है, ठीक है। आगे चलें। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो ये राजस्थान में आरंभ किया गया था। कहाँ? राजस्थान में। आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है, तो कौन अधिकृत है? तो ये राज्य का विधानमंडल। कौन है? राज्य का विधानमंडल। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। कब? तो ये 1993 में प्रावधान किया गया है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कौन होता है? तो प्रधान या पंच। कौन होता है? प्रधान या पंच।
स्थानीय स्तर पर स्वशासन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है। तो ये किसकी व्यवस्था है? तो ये पंचायती राज की व्यवस्था है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 घ देता है। ठीक है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु किसने संस्तुति दी थी? तो LM सिंघवी कमेटी ने। किसने? LM सिंघवी कमेटी ने दी थी। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है तो PVN राव समिति या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी तो यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित हैं। तो 73वें संविधान संशोधन में कौन क्या क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। ठीक है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है तो यह नगर पंचायत को जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है तो स्थानीय निकायों में लागू है इस समय। ठीक है। किसमें? स्थानीय निकायों में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने एवं सजा देने का अधिकार है तो यह बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो कब से 5 वर्ष का होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। ठीक है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है। तो नए चुनाव कराने हेतु संपन्न कौन सा है? तो 6 माह के अंदर ही पंचायत के विघटन होने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है। आगे चलें। पंचायत राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित करने के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। कौन सा? अनुच्छेद 40। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल ये एग्जाम बूस्टर से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। कल एग्जाम बूस्टर से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।